नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या खरीदें क्या बेचें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर और मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि दूसरे दिन लगातार धमाकेदार तेजी देखने को मिली है। कल भी हमने देखा निफ्टी ने एक बार फिर से तेजी की सेंचुरी लगाई है। 2 दिन पहले अगर हम देखें तो बाजार में लगातार 3 दिन से गिरावट हो रही थी। 24,800 के आसपास हम पहुंच गए थे, लेकिन 2 दिन की तेजी में आप देखिए फिर से मार्केट 25,000 के ऊपर पहुंच गया है। तो दोबारा मार्केट का जो मूड माहौल है वो सुधरता हुआ दिखा है। सेंटीमेंट में फिर से एक बार जोश आता हुआ नजर आ रहा है। कब तक जारी रहेगा ये जोश, कितनी तेजी ये लंबी चलेगी, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ इन सब पर बातचीत करने के लिए कोलकाता से मार्केट एक्सपर्ट संतोष सिंह जी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सर, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मनी 9। गुड मॉर्निंग संदीप जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मार्केट में हम देख रहे हैं सर 14 दिन की लगातार तेजी आई, उसके बाद 3 दिन की गिरावट और गिरावट के बाद 2 दिन से फिर से अब मजबूती देखने को मिल रही है। और जो 3 दिन में गिरावट हुई थी, ऑलमोस्ट 2 दिन में जो तेजी हुई है उसको इनगल्फ कर लिया है। यानी कि 3 दिन की जो गिरावट है वो 2 दिन की तेजी में कहीं ना कहीं छुपती हुई नजर आ रही है। और निफ्टी एक बार फिर से 25,000 के ऊपर जाकर बंद हुआ है। निफ्टी में देखें तो 104 अंक, सेंसेक्स में 362 अंक और बैंक निफ्टी में करीब करीब 150 अंकों के आसपास की मजबूती के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। 2 दिन से लगातार हम मजबूती देख रहे हैं और 5 सितंबर के बाद फिर से हम निफ्टी में 25,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुए। दिन के दौरान हमने देखा था एक बार फिर से हम 24,900 के नीचे भी फिसल गए थे, लेकिन लोअर लेवल से जो रिकवरी आई बेहद शानदार थी। और रिकवरी निफ्टी की अगर हम बात करें तो 144 अंकों की थी। सेंसेक्स में करीब करीब 450 अंकों के आसपास का लोअर लेवल से हमने उछाल आता हुआ दिखा। और बैंक निफ्टी की भी जहां तक बात है तो लोअर लेवल से रिकवरी 300 अंकों से ज़्यादा की हमने बनती हुई देखी है। तो नो डाउट बाजार में फिर से हायर लेवल से प्रेशर बनने की कोशिश हुई थी। मंदड़िए हावी होते हुए नजर आए थे दिन के दौरान, लेकिन लोअर लेवल से फिर से तेजड़ियों ने कमान पकड़ी और मजबूती के साथ ही हमने देखा बाजार की क्लोजिंग देखने को मिली है। सर, 25,000 के ऊपर ये जो क्लोजिंग हुई है और 25,000 के ऊपर बाजार जो आकर टिका है फिर से, इसके क्या मायने हैं सर? कितनी और मजबूती बाजार में आपको नजर आ रही है? मुझे लगता है कि 25,100 काफ़ी क्रूशियल होगा कि अगर उसके ऊपर जाकर मार्केट टिकता है, ट्रेड होता है, तो निफ्टी के लिए एटलीस्ट जो है वो होगा कि शायद फिर से ट्रेंड जो कि कुछ दिनों से डाउन था वहाँ पर अप होगा। पहली मरतबा ऐसा देखा जा रहा है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में जो एडवांस डिक्लाइनिंग रेशियो काफ़ी हेल्दी थे, जो कि ब्रॉडर पार्टिसिपेशन इन मार्केट देखने को मिला है आज के मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ें रही और जिस तरह से सारी चीज़ें फाइट बैक कर कर बहुत सारी कंपनियों पे अगर देखें नंबर्स को, मतलब इन टर्म्स ऑफ प्राइस वॉल्यूम एक्शंस उसमें काफ़ी दिखे हैं। मुझे लगता है कि एक दो ट्रेडिंग सेशन अगर और इस तरह से रहती है चीज़ें तो मार्केट में एक अच्छी रिकवरी आ सकती है। ओके, रिकवरी आ सकती है। अगर 25,100 के ऊपर हम जाते हैं तो और भी तेजी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। बैंक निफ्टी में तो हम देख रहे हैं सर 2 दिन से लगातार 51,000 के जो साइकोलॉजिकल लेवल है, इनफैक्ट काफ़ी क्रूशल लेवल है ये, इसके ऊपर ही जाके क्लोजिंग हो रही है। एक बार फिर से जो प्राइवेट बैंक्स हैं वही पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो बंधन बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, इंडसइंड बैंक हो। हालांकि इंडसइंड बैंक की जो पिछले 2-3 दिन से कंपेयर करें तो तेज़ी उतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन फिर भी इंडस में स्ट्रेंथ बहुत मजबूत नजर आ रही है। तो बैंक निफ्टी की और उसके साथ साथ जो निजी बैंकों की तेज़ी का रुझान है, कितना लंबा चलने वाला है सर? देखिए, काफी दिनों के बाद दिख रहा है कि बैंक निफ्टी में रिवर्सल के कुछ साइंस दिख रहे हैं, एटलीस्ट ऑन चार्ट, जो कि अर्ली इंडिकेशन ऑफ रिवर्सल है। 2 दिनों की एक्टिविटी को अगर आप कंपेयर करें निफ्टी विद बैंक निफ्टी, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में ज़्यादा रिजिलियंस हो गया है इस जो है मंदी को जो है वापस आने में। और अगर कल के चार्ट को देख लें तो काफ़ी बड़ा एक बुलिश रिवर्सल है। कल के जो हुआ था मार्केट में, मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, वो आप देखें उसके बाद जो है मार्केट अगर रिकवर होता है तो मुझे लगता है कि इस बार शायद बैंक निफ्टी फोर फ्रंट पे रहना चाहिए। और 51,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाकर चलने लगता है तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी जो है उसको देखना चाहिए और उसके कंपोनेंट को वहां पर एक तेजी होने के आसार काफी दिख रहे हैं। तो 51,500 ये निफ्टी बैंक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, जिस तरह से 25,100 निफ्टी के लिए ये एक ऐसा क्रूशल पैरामीटर है जिसको पार करने के बाद बाजार में और भी तेज़ी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। सेक्टोरल रुझान की बात करें तो कल के सेशन में जो 100 पॉइंट के आसपास की निफ्टी में गेंस बने हैं उसमें तेल गैस, फाइनेंस और पीएसयू बैंक को छोड़ दे तो बाकी सभी सेक्टर में हमने हरे निशान के साथ ही क्लोजिंग होती हुई दिखी। मीडिया, आईटी, हेल्थ केयर, फार्मा और कैपिटल गुड्स, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जिनमें सबसे ज़्यादा तेज़ी का रुझान था। ये सबसे ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आए हैं। और गिरावट में अगर आप देखेंगे तो मीडिया, आईटी,
माफ़ कीजिए, फाइनेंस, तेल गैस और पीएसयू बैंक्स, ये गिरने वाले शेयरों में सबसे ज़्यादा आगे थे। डीवीस लैब ये निफ्टी का टॉप गेनर था, कल भी मजबूत एक्शन वहाँ पे देखने को मिला। एलटीआईएम, भारती एयरटेल, इसमें भी गेंस थे। विप्रो आईटी पैक से ये भी काफ़ी एक्टिव था। और गिरने वाले शेयरों में लाइफ इंश्योरेंस स्पेस के जो स्टॉक्स हैं, चाहे वो एचडीएफसी लाइफ हुआ, एसबीआई लाइफ हुआ, इनमें बड़े कट्स थे। बजाज फिनसर्व में भी हमने देखा क्लोजिंग कमजोरी के साथ ही देखने को मिली। और इनके बनस्पत और जो इनका चौथा पार्टनर है एलआईसी, वो उसमें आप देखेंगे तो हरे निशान के साथ क्लोजिंग हुई है। तो ये निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल थे। तो आईटी और हेल्थ केयर में सर एक जो डिफेंसिव्स के तौर पे हम जो खरीदारी का रुझान मार्केट में देख रहे हैं, क्या यही रहने वाला है और सेक्टर रोटेशन जारी रहेगा आईटी डिफेंसिव्स की, आईटी और हेल्थ केयर फार्मा की तेजी के साथ साथ? तो देखिए, मुझे लगता है कि अगर रिस्कियर एसेट्स में अगर ऊपर की तरफ रुझान दिखता है तो डिफेंसिव जरूर थोड़ा बैकफुट पर होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी और आईटी जो कि प्राय एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन चलते हैं, आईटी भी धीरे धीरे लाइमलाइट में आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो कम हो रहे हैं उसके कारण आईटी में रुझान दिखना चाहिए। और आईटी मुझे आई थिंक इज हियर टू स्टे। तो आईटी में देखा जा सकता है। और हेल्थ केयर में जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि वहाँ पर निचले स्तरों पर डेफिनेटली आपको हॉस्पिटल्स की तरफ जरूर देखना चाहिए। ओके, तो लोअर लेवल्स पे जो हॉस्पिटल स्टॉक्स हैं उनमें ज़रूर खरीदारी करके चलना चाहिए। कल भी हमने देखा फोर्टिस हुआ, चाहे वो हेल्थ केयर ग्लोबल हुआ, शैल्बी हुआ, इनमें काफ़ी अच्छे गेंस बनते हुए देखे हैं। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड सर, जो लाइफ इंश्योरेंस स्पेस की कंपनीज हैं, चाहे वो एचडीएफसी लाइफ हुआ, एसबीआई लाइफ हुआ, इनमें हमने देखा कल के सेशन में काफ़ी भारी गिरावट बनती हुई दिखी है। कुछ जो नंबर्स आए हैं इनके, रिसेंट जो बिजनेस अपडेट्स आए हैं वो इतने प्रॉमिसिंग नहीं है। और इसके विपरीत अगर आप देखें, जो सेक्टर लीडर है एलआईसी, वहाँ पे अभी भी जो लोगों का भरोसा है वो बरकरार है। एलआईसी कल भी आप देखिए आधे % के आसपास की मजबूती के साथ बंद हुआ, जबकि एचडीएफसी लाइफ 4% और एसबीआई लाइफ में भी हमने देखा कमजोरी के साथ ही क्लोजिंग बनती हुई दिखी है। तो ये जो पूरा डेटा पॉइंट्स हैं इस पूरे सेक्टर को लेकर, जो आ रहे बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं, क्या इंडिकेट कर रहे हैं सर इस पूरे स्पेस में आपको कोई स्टॉक पसंद हो? तो देखिए, पूरा स्पेस जो है काफ़ी दिनों से मतलब चल गया था। अगर आप देखें तो एच डी एफ सी लाइफ की बात कर लें, आईसीआईसी प्रू की बात कर लें, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, ये तमाम कंपनियों में रिसेंट में काफ़ी अच्छा गेन आया है। और डेटा जब आपको नंबर्स अपडेट आते हैं उतने अच्छे नहीं होते हैं तो एक निराशा होती है। और उसके कारण जो है मार्केट में थोड़ा हमने देखा कि जो है ऊपरी स्तरों से थोड़ी बिकवाली थी। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें, मुझे लगता है कि अगर एलआईसी इसमें काफ़ी स्टैंड करता है, और चूंकि वैल्यूएशन एलआईसी के काफ़ी स्क्रीनिंग लेवल पर हैं, और जिस तरह से एम्बेडेड वैल्यू और मार्केट कैप के बीच का जो गैप है वो काफ़ी जो है मतलब कह लें कि वैल्यूएशन वाइज काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है इन स्तरों पर भी। तो मुझे लगता है कि एलआईसी जरूर देखना चाहिए पोर्टफोलियो के लिहाज से, क्योंकि जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं, ईवी देख लें, उनका जो है मार्केट कैप से जो गैप है ईवी का, जैसे प्राइस टू बुक हम कहते हैं, प्राइस टू ईवी अगर देख लें तो वो उसमें जो दिखता है कि एलआईसी जो है काफ़ी सस्ता है और उसमें स्कोप काफ़ी बनते हैं। तो मुझे लगता है कि एलआईसी को जरूर देखना चाहिए। ओके, तो प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू के हिसाब से एलआईसी का शेयर अभी भी सस्ता है, तो इसको पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है। 1050 के आसपास फिलहाल यहाँ पे लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। आपने सर एडवांस डिक्लाइन की बात करी थी जब आप शो की शुरुआत हुई थी, तो हमने देखा है कि एडवांस डिक्लाइन 2 गुना से भी ज़्यादा जो तेजड़ियाँ हैं उनके फेवर में आता हुआ दिखा है। एनएसई पर कल हमने देखा ऑलमोस्ट 1800 शेयर ऐसे हैं जो कि मजबूती के साथ बंद हुए, और गिरने वाले शेयरों की सूची 750 के आसपास की थी। तो 2 गुना से ज़्यादा शेयर ऐसे थे जो कि बढ़त के साथ बंद हुए। मिड कैप इंडेक्स करीब 700 अंक और स्मॉल कैप इंडेक्स 850 अंकों की मजबूती के साथ जाकर बंद होते हुए दिखे हैं। रिकॉर्ड हाई से अगर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप इंडेक्स जो है महज 500 अंकों के आसपास, और मिड कैप इंडेक्स जो उसका लाइफ टाइम हाई है वहाँ से केवल 558 अंक के आसपास की ही यहाँ पे दूरी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो काफ़ी शानदार गेंस हमने मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में बनते हुए दिखे हैं। तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो कई सारे स्टॉक्स में दिख भी रहा है सर। कई सारे ऐसे आउटलाइनर्स हैं, आउट परफॉर्मर्स हैं, जिसमें आप प्रिज्म जॉनसन देखिए, कल 20% का ऊपरी सर्किट लग गया। व्रज आयरन एंड स्टील हाल फिल लिस्टिंग है, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे गेंस बनते हुए दिखे। शिमारू एंटरटेनमेंट, पायनियर एम्ब्रॉयडरीज, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि मिड कैप स्मॉल कैप में काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे थे। इनमें से या कोई और मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हो सर, वैल्यूएशन वाइज या फिर बिजनेस ग्रोथ या प्रॉस्पेक्ट्स वाइज? देखिए, जितने भी स्टॉक के नाम लिए मैंने तो ज़्यादा देखा नहीं है इन स्टॉक्स में, लेकिन चूंकि जैसा मैंने बता रहा था कि मैं बता रहा था अपने ओपनिंग कमेंट्री में कि काफ़ी मार्केट जो है पार्टिसिपेशन दिखा है
बट मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग थीम्स की तरफ, जहाँ पर कंपनियां काफ़ी अपनी कैपेबिलिटीज बिल्ड करने के लिए इन्वेस्ट कर रही हैं, वहाँ पर देखना चाहिए। और मैन्युफैक्चरिंग थीम में थोड़ी देर पहले आपने डिवीज की बात की थी, और उसके साथ मैं देख रहा हूँ कि जितने भी एपीआई और क्रैम्स वाली कंपनियां हैं, चाहे भी डिवीज, लॉरस लैब देख लें, या फिर जुबलेंट इंग्रेविया, ये तमाम कंपनियां रही हैं जिसमें कि काफ़ी अच्छे गेन्स आए हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि न केवल एपीआई और क्रैम्स, बल्कि जो कंपनियां अपनी कैपेबिलिटीज बिल्ड करने के लिए काफ़ी इन्वेस्ट कर रही हैं, उस धर की तरफ ध्यान रखना चाहिए आपको। ओके, जो कैपेसिटी एक्सपेंशन की तरफ, कैपेबिलिटीज बिल्ड ऑन करने की तरफ मूव कर रही हैं, उन स्टॉक्स पर आप ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अगर कैपेसिटी एक्सपेंशन होगा तो जाहिर सी बात है उसका रिफ्लेक्शन फिर रेवेन्यूज़, फाइनेंशियल और इनके प्रॉफिटेबिलिटी में भी देखने को मिलेगा। तो वैलिड रीज़न है, फंडामेंटल कॉल है कि आपको ऐसी कंपनीज में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जहाँ पे एक्सपेंशन प्लान्स चल रहे हों। चलिए अब आज की तैयारी करते हैं, और फेड बैठक एक बड़ा ट्रिगर है सर मार्केट के लिए। अब उसी के ऊपर दारोमदार है कि क्या फैसला वहाँ पे निकल के सामने आ रहा है। उससे पहले अगर आप देखें मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है, और बुधवार का दिन है तो हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी की भी जो वीकली एक्सपायरी है वो होती है, तो उससे पहले मार्केट में काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिलता भी है। तो बैंक निफ्टी की बात तो हम कर चुके हैं, लेकिन ओवरऑल कुछ सेक्टर्स की बात करें तो उसमें होटल सेक्टर सर हमने देखा है कि अब ये भी तेज़ी पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो तेज़ी में ओरिएंटल होटल्स देखिए, ताज जीवी के, टीजीबी बैंक्वेट्स हुआ, इंडियन होटल्स हुआ, ईआईएच हुआ, ये स्टॉक्स भी अब रैली में पार्टिसिपेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जो फेस्टिव सीज़न है या फिर जो डिमांड को पुश आता है इन महीनों में, उससे पहले जो होटल शेयरों में तेज़ी आ रही है, सर कोई स्टॉक जो आपको पसंद हो जहाँ पे अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं? तो मुझे लगता है कि होटल्स एज ए होल, क्योंकि वैल्यूएशन थोड़े से ज़रूर बढ़े हुए हैं, हम देखें कि उसमें इंडियन होटल या फिर जो है ओबराय ग्रुप के जो होटल्स हैं, वो आपको दिखने चाहिए। ईस्ट इंडिया होटल जैसे जो हैं, और टाटा ग्रुप के जो ताज ग्रुप ऑफ होटल्स हैं, उनको देख लें। तो ये दोनों कंपनियों को देखा जा सकता है, बट नॉट एट दीज लेवल। थोड़ा करेक्शन हो तो ज़रूर देखें। लेमन ट्री है एक दूसरा, उसको भी देखा जा सकता है, क्योंकि जो इनकी ऑक्यूपेंसी रेट रही है काफ़ी ज़्यादा रही है, और लोगों ने के अंदर जो परसेप्शन टूवर्ड्स रोम अराउंड द वर्ल्ड, या फिर घूमने की जो प्रवृत्ति डेवलप हुई है पोस्ट कोविड, उसका काफ़ी बेनिफिशियरी रहे हैं ये सारे सेक्टर्स। कैश फ्लो काफ़ी अच्छा बढ़ गया इन सारी कंपनियों का, तो इनको निचले स्तरों पर धीरे धीरे आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। ऐसा ही व्यू सर ज्वेलरी स्टॉक्स पे भी है, जहां पे हम देख रहे हैं कि ना केवल इस हफ्ते बल्कि पिछले हफ्ते से रुझान काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है, चाहे वो गोल्ड प्राइजेस की गिरावट हो या फिर फेस्टिव डिमांड की बात करें। मोती सन्स तो स्टार परफॉर्मर रहा है, रिलायंस भी कल चल रहा था, सेनको गोल्ड ने काफ़ी अच्छी रैली दिखाई है, टाइटन भी इसमें पार्टिसिपेट करता हुआ दिखा है। तो ज्वेलरी शेयरों में आपकी कोई पसंद सर? देखिए, अगर पूरे सेगमेंट की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि फॉर्मलाइजेशन जैसे जब इकोनॉमी के हो रहे हैं, और उसमें काफ़ी फ्रेगमेंटेड मार्केट था ज्वेलरी का पूरे इंडिया में। अगर आप देख लें तो मोहल्लों में छोटे छोटे ज्वेलर्स की दुकान होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स आ गए हैं जिनके मल्टी चेन्स हैं, और उसमें मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों से ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कल्याण ज्वेलर्स, सेनको की बात जैसा आप कर रहे थे, तो इसमें काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि टोटल जो है कह लें कि एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है पूरे सेक्टर के लिए। तो ये सारी कंपनियों को देखा जा सकता है जो कि अच्छी काम कर रही हैं। मुझे लगता है कि उसमें कल्याण ज्वेलर्स, सेनको गोल्ड, टाइटन की तो बात है एकदम डिफरेंट लीग में है। टाइटन भी इवन मतलब एट दीज लेवल थोड़े थोड़े ऐड करने चाहिए आपको, क्योंकि पूरा ऑर्गेनाइज मार्केट की तरफ जा रहा है ये पूरा सेगमेंट, और डिमांड काफ़ी रह रही है, फेस्टिवल भी है। उसमें ड्यूटी कट के कारण जो है दाम भी कम हुए थे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि एक फिलिप मिलता है पूरे सेक्टर को, और उसका कारण हम देख रहे हैं कि सारी कंपनियों के स्टॉक प्राइस में काफ़ी अप्रिशिएशन है, काफ़ी बढ़ चुका है एटलीस्ट इन इंडिया टर्म। तो धीरे धीरे, चूंकि एक लंबी दूरी तय करनी है इन सारी चीज़ों को, तो आपको धीरे धीरे ऐड करना चाहिए इसमें। ओके, धीरे धीरे ज्वेलरी स्पेस से आप कल्याण ज्वेलर्स, सेनको गोल्ड और टाइटन को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। पावर शेयरों में भी हम देख रहे हैं कि तेज़ी काफ़ी लंबी चल रही है। कल फिर से टाटा पावर का शेयर भी एक्टिव होता हुआ दिखा। इन्होंने अपना सोलर सेल का जो प्लांट है तमिलनाडु में इन्होंने शुरू किया था, वहाँ से प्रोडक्शन शुरू हो गया। इरडा को लेकर खबरें हैं, CESC, SJVN, आइनॉक्स विंड, सारे स्टॉक्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो पावर सेक्टर में आपकी चॉइस होगी क्या होगी सर, अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए पिक्स ढूंढनी हो अपने पोर्टफोलियो के लिए?
तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि पावर सेक्टर में भी काफ़ी बड़ी डिमांड है। और गवर्नमेंट का एंडेवर है कि वो ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करे, और उसमें कह लें कि थर्मल कैपेसिटी में ज़्यादा बिल्ड न कर कर ग्रीन की तरफ ज़्यादा कैपेसिटीज बिल्डअप करनी है। और इसमें जो बढ़ चढ़ कर कंपनियां जो हैं, उसमें कह लें कि अडानी ग्रीन, टाटा पावर, प्राइवेट सेक्टर में अगर देख लें जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ये तमाम कंपनियां हैं जो कि काफ़ी उद्यम कर रही हैं कि ग्रीन पावर की तरफ लेके चलें, और आने वाली जो कैपेसिटी बिल्टअप हो उसमें ग्रीन का जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी, चूँकि एनवायरनमेंट को ठीक रखना है। और मुझे लगता है कि इसमें सरकारी कंपनियां काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेंगी, क्योंकि जो 700 गीगावाट का टारगेट है बाय 2030, उसमें मुझे लगता है कि एक छोटी कंपनी एसजेवीएन है, जो जिसकी की तकरीबन 2500 मेगावाट अभी कैपेसिटी है, और 2030 तक जो है वो 10 गुना कैपेसिटी बिल्ड करने की बात कह रहे हैं, कि तकरीबन 25,000, मतलब 25 गीगावाट कर लेंगे बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25। कंपनी कह रही है कि आज जो कैपेसिटी है उससे डबल कैपेसिटी कर लेगी। और कह लें कि कल ही उसको नेपाल से 9,000 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं उनको, वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बिल्ड करने के लिए। कुछ दिनों पहले आपको नॉर्थ ईस्ट से उनको ऑर्डर मिले थे 12,000 करोड़ के करीब, सोलर पंपिंग सिस्टम को लेकर। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि काफ़ी कंपनी के लिए फ़ायदे होंगे, और मुझे लगता है कि एक अच्छा अवसर हो सकता है, तो धीरे धीरे इसमें देखा जा सकता है। ओके, ठीक है। ये तो बात हुई जहाँ तक पावर, क्लीन और ग्रीन एनर्जी की बात है। कुछ ऐसा ही रुझान सर अब हम केमिकल्स क्षेत्र और लीकर की जो कंपनियां हैं उनमें भी आते हुए देख रहे हैं। लीकर शेयरों में हम देख रहे हैं कि ऑल ऑफ अ सडन जो बाइंग इंटरेस्ट है वो आता हुआ दिख रहा है। कुछ दिन पहले खबरें आई थी कि इनको एक्स्ट्रा राइस खरीदने की जो मंजूरी मिली है, एथेनॉल को लेकर जो अपडेट्स हो रहे हैं, उसका फ़ायदा आप ग्लोबल स्पिरिट्स, सोम डिस्टिलरीज, जीएम ब्रिवरीज, तिलकनगर इंडस्ट्रीज, इन तमाम शेयरों में आता हुआ दिख रहा है। कोई स्टॉक जो आपको लिकर स्टॉक सेक्टर से पसंद हो, या जो मैंने बताई है इसके अलावा कोई? तो देखिए, लिकर स्टॉक में सबसे बड़ी चीज़ है कि एक तो प्रीमियमाइजेशन की तरफ मोस्ट ऑफ द लिकर कंपनीज जा रही हैं, और उसमें सबसे बड़ी जो कंपनी है यूनाइटेड स्पिरिट्स, वो जा रही है काफ़ी दिनों से। बट ये एक पाइथन है, धीरे धीरे आप देखेंगे नंबर्स में कन्वर्ट होता है। दूसरी जो जहाँ पर बहुत बड़े किक मिल सकते हैं वो रेडिको खेतान है। मुझे लगता है कि इसमें कैपेबिलिटीज बिल्ट में काफ़ी पैसे डाली है कंपनी ने लास्ट के 2-3 सालों में। तो इस कंपनी को धीरे धीरे देखा जा सकता है, एक्यूमुलेट किया जा सकता है कि यहाँ पर आने वाले टाइम पे और जैसे डिस्क्रिशनरी इनकम लोगों की बढ़ेगी, तो ये डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में लोग इसको यूज़ करते हैं, स्पिरिट्स को, अल्कोहल को। तो मुझे लगता है कि उस लिहाज से भी आपको थोड़ा एलोकेशन करनी चाहिए। ऐसे ही कुछ एलोकेशन केमिकल शेयरों में भी हो सकता है, जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि अब चाइना की ओर से जो इन्वेंट्रीज हैं वो कम हो रही हैं, जो इंडिया में डंपिंग है केमिकल की वो कम हो रही है, तो क्या उसका फ़ायदा शेयरों को मिलेगा? क्योंकि मार्केट में तो वो रिफ्लेक्ट होने लगा है। सुमिटोमो देख लीजिए, बालाजी अमीन्स, हिमाद्री, जुबिलेंट इंग्रेविया जिसकी आप बात कर भी रहे थे, इंडो अमीन्स हुआ, ये कुछ पिछले दिनों में काफ़ी अच्छा एक्टिव होता हुआ दिखा है। तो केमिकल भी एज अ थीम काफ़ी एक्टिव हो रही है पिछले कुछ दिनों में। हाँ, केमिकल बास्केट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मुझे दिख रहा है कि इसमें काफ़ी जो है ट्रैक्शन दिख रहा है ऊपर की तरफ, और हेडविंड्स लग रहे हैं कि धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो उसमें काफ़ी चीज़ें चल चुकी हैं, जैसे मैं बता रहा था कि जुबिलेंट इंग्रेविया की बात करें, काफ़ी पहले मैंने आप ही के चैनल पर रिकमेंड किया हुआ है तकरीबन 500 के भाव पे। सुमितोमो केमिकल्स की बात कर लें तो बहुत सारी कंपनियों में एक अच्छा रनअप आ चुका है। मुझे लगता है कि अगर आप देखें लक्ष्मी केमिकल बोलकर एक है, और डिस्क्लोजर बता दें कि हम लोग के पोर्टफोलियो में है ये कंपनी। इस कंपनी में भी मुझे लगता है कि अगर आप देखें लंबी अवधि का नजरिया रखें, तो इस कंपनी में जो कैपेसिटी बिल्टअप हो रही है, 2022 में अगर देखें इनके पास फिक्स एसेट 380 करोड़ की थी, जो कि कैपेसिटी बिल्ड कर कर 880 करोड़ के करीब 2024 में हो चुकी है। तो एक काफ़ी बड़ा जो है एडिशन इन्होंने कैपेसिटी बिल्डअप का किया है, और आने वाले दिनों में और 400-450 करोड़ रुपए करेगी कंपनी। तो एक तो कैपेसिटी बिल्टअप की है, प्लस एनवायरमेंट जो है वो थोड़े ठीक होने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि इस कंपनी को देखना चाहिए। और इथाइल एसीटेट, एसिटिक एसिड, डाइकेटिन डेरिवेटिव्स में कंपनी काम करती है, और उसमें जितने भी सेगमेंट हैं इनके देख लेंगे, वो एक तरह से टॉप 5 कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड में है, वहाँ पर इंडिया में कहीं टॉप 10, टॉप 2 में है। तो पोजीशन मार्केट वाइज काफ़ी अच्छी है। अब इन्वायरमेंट अगर धीरे धीरे ठीक होते हैं इनके लिए, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो मुझे लगता है कि वो ठीक होगा, और इस कंपनी को भी देखा जा सकता है।
चलिए, तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक का एक अच्छी कंपनी है केमिकल स्पेस में, जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी कर सकते हैं। वैसे भी इस सेक्टर को लेकर हेडविंड्स यानी कि जो चिंताएं हैं, जो दिक्कतें हैं, वो कम होती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ स्टॉक, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं फॉर दैट मैटर, या कह सकते हैं कुछ घराने या कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनके कई सारे स्टॉक्स एक साथ लिस्टेड हैं, जिसमें रानी ग्रुप के स्टॉक्स में हमने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छी एक्टिविटी बनती हुई दिखी है। कल के सेशन में सर धुनसेरी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं, चाहे आप धुनसेरी इन्वेस्टमेंट की बात करें, धुनसेरी वेंचर्स की बात करें, धुनसेरी टी हुआ, इन शेयरों में काफ़ी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा और 15-20% के अप मूव देखने को मिले हैं। कोई न्यूज़ फ्लो जो डेवलप हो रहा है सर धुनसेरी ग्रुप में, या कोई स्टॉक आपको लगता हो कि अभी भी खरीदा जा सकता हो? देखिए, पूरे ग्रुप को मैं मतलब फॉलो नहीं करता हूँ, तो मैं बता नहीं सकता कि इसमें क्या चीज़ हो सकती है। कोई शेयर लेकिन फिर भी आपके रडार पे जहाँ पे खरीदारी की जा सकती हो सर? इस ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं? जी। देखिए, मैंने कोई भी स्टॉक मेरे रडार पे इस पूरे ग्रुप में नहीं है। चलिए सर, आखिरी सवाल आज के लिए, या फिर इस सेक्टर, इस हफ्ते के लिए, या फिर इस शॉर्ट टर्म के लिए कोई सेक्टर्स या स्टॉक जो कि आपके रडार पे हो, जहाँ पे खरीदारी की जा सकती हो, जहाँ पे अच्छे रुझान बन सकते हो? तो मैंने थोड़ी देर पहले बात की एसजेवीएन की, और एसजेवीएन मुझे लगता है कि एक अच्छा बेट हो सकता है लॉन्गर टर्म के लिए। और दूसरा जो है, अगर आप देखें तो अभी जैसे हमने बात की केमिकल के लिए, तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक जो है, ये दो कंपनियां हैं जिसमें मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे मीडियम शॉर्ट टू मीडियम टर्म देख लें, या फिर अगर आप देख लें लॉन्ग लंबी अवधि में भी रखना चाहें, तो ये दोनों स्टॉक्स काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। काफ़ी अच्छा पोटेंशियल दोनों में है। कोई पोटेंशियल टारगेट्स या फिर अपसाइड, या 10-15-20% अगर कोई लंबा रखता है तो? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से कैपेसिटी बिल्डअप की है कहने लक्ष्मी ऑर्गेनिक ने, अगर लंबी अवधि का रखते हैं तो एटलीस्ट जो है डबलर हो सकता है स्टॉक। शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि 25 से 30% शॉर्ट टू मीडियम टर्म में हो सकते हैं। और ओके। सिमिलरली एसजेवीएन में जिस तरह से बात कर रहे हैं कि 2030 तक कैपेसिटी जो है जितनी है उससे 10 गुना करेंगे, और एक साल के अंदर तकरीबन जो है वो 2 गुना करेंगे। तो आप समझ सकते हो कि अगर कैपेसिटी आप 2 गुना करते हो, आपकी इनकम बढ़ती है, ऑर्डर फ्लो आ रहे हैं, तो मतलब यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि कितना बढ़ सकता है इसमें। तो उस लिहाज से थोड़ा महंगा स्टॉक है, 60 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग के आसपास है, 60-65 टाइम्स। तो हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेट करके, लेकिन अपॉर्चुनिटी साइज काफ़ी बड़ी है, तो आप देखो इसमें टारगेट काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, फेयर इनफ सर, गॉट द पॉइंट। लक्ष्मी ऑर्गेनिक और एसजेवीएन दोनों डबलर हो सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन दोनों स्टॉक्स को होल्ड करके चलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर सर? हाँ, जैसा मैंने बताया कि एसजेवीएन और लक्ष्मी ऑर्गेनिक दोनों मेरे पोर्टफोलियो में है। लेकिन आप जब कभी भी इन्वेस्ट करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर उसके बारे में ठोक बजा कर देखें कि क्या वास्तव में जो चीज़ आपको शोकेस की गई है, क्या वास्तव में पोटेंशियल है उसमें, उसके बाद निवेश करें। चलिए, बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, विश यू अ वेरी गुड डे सर। थैंक यू। तो क्या खरीदें क्या बेचें में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन सुबह 10:30 बजे बीच बाजार में जुड़ना मत भूलिएगा। मेरे सहयोगी विवेक मित्तल आपके साथ जुड़ते हैं, ग्लोबल खबरों का पूरा विश्लेषण आपके लिए करते हैं, इंडियन मार्केट्स पे उसका किस तरह का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ छोटे शेयर ऊंची छलांगें स्पेशल सेगमेंट आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें छोटे टिकट साइज वाले जो स्टॉक्स होते हैं या फिर स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं उन पर खास तौर पर फोकस करते हैं। तो जुड़ना मत भूलिए 10:30 बजे बीच बाजार में, सोमवार से शुक्रवार। क्या खरीदें क्या बेचें में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। इसी उम्मीद के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।